दुनिया का कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो सर, उसे 4 फेज से गुजरना ही पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला फेज आता है रिजेक्शन फेज सर। हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं बैंकिंग सेक्टर को। किसी न किसी एक व्यक्ति के माइंड में, दिमाग में ये बात आया था कि बैंक मतलब पैसे का कुछ संरक्षण होना चाहिए। लोग गया होगा अपने दोस्त के पास, अपना प्लान शेयर किया होगा कि पैसे अपने पास रखे हो, मुझे दे दो, मैं सेफ्टी से रख दूंगा, जब तुम्हें को जरूरत पड़ेगा तो मेरे से ले लेना, मैं तुम्हें कुछ बढ़ा करके दूंगा। तो क्या इस बातों को सारे लोगों ने एक बार में एक्सेप्ट किया होगा? नहीं। हजारों हजार लाखों लाख लोग पास में वो गए होंगे, उसमें से चंद कुछ अपने लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया होगा कि दे देता हूँ, क्या पता वापस करने वक्त मेरे को ज़्यादा दे। तब ये उन्होंने सिर्फ उस पर बिलीव किया। कुछ लोग बिलीव कर ही लेते हैं चाहे प्लान कैसा भी हो। उन्होंने अपने लोगों ने भरोसा किया और उसको पैसा रखने दिया, और जब उसको ज़रूरत पड़ा होगा तब वो उससे मांगा तो उसको पैसा बढ़ा करके दिया। वो कंपनी अपना वादा निभा दिया। तो जब जैसे जैसे कोई कंपनी अपना वादा निभाता है तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। लोगों का ट्रस्ट बढ़ा तो उन्होंने 2 को बताया, बोला कि उस फलाने व्यक्ति के पास में जाकर के आप पैसा रखो, जब जरूरत पड़ता है तब देता भी है और बढ़ा के देता है। यानी तेरा पैसा यहाँ रखे रखे रह जाएगा, वहाँ रहेगा तो बढ़ा के मिलेगा। तो यही कल्चर चलता चला गया, क्योंकि जब पैसा उसको मिलता था वो किसी और को इंटरेस्ट पे देता था, और यही करते करते में एक बैंकिंग सेक्टर का निर्माण होने लगा। पहले ये एक दो व्यक्ति के बीच में हुआ करता था, फिर एक फैमिली के बीच में होने लगा। जब ये सिलसिला लोगों का लेन देन जब साफ सुथरा होने लगा, लोगों का ट्रस्ट बढ़ा, तो इसका संख्या ज़्यादा बढ़ने लगा। संख्या ज़्यादा बढ़ने से इसके लिए अलग अलग विभाग बनाना पड़ गया। एक पैसा लेने का विभाग, एक हिसाब पत्र रखने का विभाग, और ये एक परिवार के तहत चला। और धीरे धीरे यही चीज़ एक बैंक का रूप ले लिया। और एक समय ऐसा है, लोग इसको रिजेक्शन के बाद में अब ये एक्सेप्शन के फेज में आ गया। दूसरा हमारा फेज है एक्सेप्शन। वो उसको एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ, एक बैंक नाम का कोई एक चीज़ होता है जहाँ पे हम अपने पैसे रखते हैं, और वहाँ से मुझे ज़रूरत पड़ने पे मुझे ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं, इंटरेस्ट भी मिलते हैं। और एक बैंक ऐसा जगह है जहाँ से मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं जाके पैसा ले भी सकता हूँ। तो पैसा लेने और पैसा देने का एक ऐसा जगह है जिसको हम बैंक का नाम देते हैं। पहले ये प्राइवेट हुआ, लेकिन जब लोगों के बीच में लोकप्रिय होने लगा, जब ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे, तब इस पर गवर्नमेंट का ध्यान गया। तो गवर्नमेंट ने देखा, तब ये जब कोई चीज़ प्लान आता है तो इसी को देख करके कॉपी होता है, तो दूसरे लोग भी कॉपी किए होंगे। लाजमी है, लोग कॉपी किए होंगे, क्योंकि कोई एक प्लान सक्सेस कर गया। जब कॉपी किए तो कुछ लोगों ने अच्छा भी किया होगा, अपना वादा निभाया भी होगा, और कुछ लोगों ने वादा नहीं भी निभाया। तो कभी वादा निभाया तो बैंक अच्छा, वादा नहीं निभाया तो बैंक फ्रॉड। तो इसमें बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ और बहुत सारे लोग इसमें ठगे गए। तो इस विचार में क्या हुआ, सरकार की निगाह गई कि हमारा पब्लिक का पैसा कोई ठग के जा रहा है, तो उन्होंने इसको सेफ्टी करने के लिए एक आरबीआई जैसे एक कोई संचालक सिस्टम का एक गठन कर दिया, इस पर निगरानी रखे। भारत सरकार किसी इस पर निगरानी कब रखा, जब वहाँ से जब उसको रेवेन्यू जनरेट होने लगा, भारत सरकार ने दखल दिया और एक कानून बनाया। और आज बैंकिंग सेक्टर में कितना बड़ा कानून है, और आज के डेट में ये एक नॉर्मल फेज में चला गया। लोग जानते हैं कि बैंक होता है जहां पैसा डालना है, जहां से ये मिलता है, वो नॉर्मल फेज में। और आज का अगर दिन देखा जाए तो ये नॉर्मल फेज से निकल करके ये आज के डेट में कंपटीशन फेज में आ गया। प्राइवेट निजीकरण हो गया है। हर रोज हर हम महीना कोई ना कोई देश में कोई ना कोई 4 लोग मिल करके एक बैंक का निर्माण कर ले रहे हैं। लोगों को पता है एक सक्सेसफुल तरीका है। जब कोई प्लान सक्सेस करता है तो लोग उसका कॉपी जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर देते हैं और वो रिजेक्शन फेज में आ जाता है। इसी तरह कुछ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में भी हुआ। भारत में जब एमवे ने कदम रखा तो बड़ा मुश्किल हुआ, लोग रिजेक्शन करने लगे, रिजेक्शन फेज में था। लोगों को नहीं मालूम था कि ऐसा भी कोई सिस्टम है जहां से सामान खरीदा जा सकता है, और खरीदने के बाद में मुझे उसमें रेवेन्यू भी जनरेट होगा। मैं टीम बनाऊंगा तो मुझे टीम से इनकम भी आएंगे, रीसेल का इनकम आएगा। ऐसा कोई नहीं जानता था। एक बाइनरी प्लान होगा कि 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, फिर एक जनरेशन प्लान होगा, बोर्ड प्लान होगा। ऐसे करके लोगों को जानकारी नहीं था। धीरे धीरे ये इंडस्ट्री जैसे जैसे अपने आप को प्रूफ करने लगा, जैसे जैसे लोग यहाँ पे एक मिडिल क्लास का लोग, एक गरीब व्यक्ति भी आकर के आज यहाँ पे अमीर बनने का, सक्सेसफुल बनने का सपना देखने लगा, ड्रीम देखने लगा, तो उसे मालूम पड़ा कि हाँ, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। पहले ये रिजेक्शन फेज में था, लोग एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ ऐसा चीज़ होता है। जब ये एक्सेप्शन फेज में आया तो लोग इसका गलत फायदा भी उठाएं। इसी अच्छी चीज़ के काम को डुप्लीकेट करके उन्होंने गलत भी किया। तो नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री बहुत बार कलंकित भी हुई। लोगों ने लोगों का पैसा लिया और उन्हें छला भी। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों ने बाइनरी कॉन्सेप्ट को तैयार कर करके लोगों ने मनी मार्केट को भी जन्म दिया और लोगों का, बहुत सारे लोगों का पैसा ठगा भी। तब जाकर के गवर्नमेंट का निगाह आया और सन 2014 में उन्होंने इसके लिए एक रेगुलेटरी भी पास की, एक गाइडलाइन भी जारी किया। यानी कि ये बैंक, ये सेक्टर
अपने आप को प्रूफ कर चुकी थी। और आज के डेट में यही सेक्टर जो प्रोडक्ट मार्केट है आज के डेट में जो देखा जा रहा है वो एक आज देख पा रहे कंपटीशन फेज के अंदर में आ गई है। हर मिनट, हर दिन, हर रोज आप देखिए कोई गली मोहल्ले में 4 लोग मिलके एक प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट को रन कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है। हाँ, उनका प्रोडक्ट बेस्ट है, इस्तेमाल जिसका बेस्ट होगा वो मार्केट में रन करेगा। आज की डेट में ये कंपटीशन फेज में है। जिन्होंने पहली बार जब समझा था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, जब ये रिजेक्शन फेज में था, जिस समय उन्होंने जो लोगों ने समझा, इस पर ट्रस्ट किया, आज वो अरबों अरब के मालिक है दोस्तों। जिस तरह से आज कॉइन करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग नहीं जानते थे। 2009 में सातोशी नाकामोटो ने इसका इजाद किया, लोग इसको रिजेक्ट किया, लेकिन आज गवर्नमेंट भी मजबूर हो गई है इस सिस्टम को, समझ नहीं पा रही है कि ये है क्या, समझ नहीं पा रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। उसके बावजूद भी सरकार इस पर नकेल कसने के लिए 30% का टैक्स लगाई। टैक्स लगाने से बात पे मुहर लग गया दोस्तों, और ये ट्रस्ट हो गया कि पैसे का स्वरूप चेंज हो गया, एक बड़ा ही रेवोल्यूशन आ गया, एक ऐसा मुद्रा जो ग्लोबली ये चल सकता है यहाँ पे, और इसका एक वैल्यू है जो बार बार इसका डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे बढ़ता है। और आज बिटकॉइन को कॉपी करके मार्केट में आज हज़ार कॉइन्स एंड मार्केट आज अवेलेबल है, एक्सचेंज अवेलेबल है। आज की डेट में लोग इससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, आज ये कॉमन हुआ है, लेकिन आने वाले पहले जिस समय ये स्टार्ट हुआ था, ये भी इंडस्ट्री एक रिजेक्शन फेज में था। और आज फिर दोबारा मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं दोस्तों कि आज फिर से एक नई इंडस्ट्री का उदय हुआ। जब लॉकडाउन के पीरियड में सारे के सारे लोग बैठे थे, गेमिंग इंडस्ट्री का उदय हुआ। 227 बिलियन डॉलर को व्यवसाय करके उन्होंने एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का एक रूप लिया। और आज भले ही लोग इस पर ट्रस्ट कुछ कम लोग कर रहे हैं, भले ही आज ये रिजेक्शन फेज में है, लेकिन जिस दिन लोग इसको एक्सेप्शन फेज में लाने लगेंगे, इसका कॉपी होगा। और मैं रियली बता रहा हूँ, जो व्यक्ति आज इस इंडस्ट्री में जुड़ गया ना, आने वाले 5 साल के बाद में उसके इतिहास में गरीबी का नामो निशान नहीं होगा। और उसके पास में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के साथ साथ में सर, इसमें सिक्योरिटी के साथ साथ में सर बहुत बड़ा एक रिकग्निशन भी उसके साथ लाइफ में जुड़ा हुआ रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।